हेलो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जियोपॉलिटिकल इशू, एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक जिसका नाम है 5 पॉइंट इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस इन म्यांमार। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम जानेंगे कि इस टॉपिक के बैकग्राउंड क्या था, कि क्या हुआ था इसका बैकग्राउंड में जिसकी वजह से आज म्यांमार में इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क चुकी है। तो सबसे पहले ये घटना स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ साउथ ईस्ट के अंदर उनके साथ मास किलिंग हुई थी। उनको बेरहमी से मारा गया था और वहां से निकाल के उनको पड़ोसी देशों में भेज दिया गया था, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया। 2016-17 में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाली इस घटना के बाद जितनी भी वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी वो और जितने भी एक्टिविस्ट थे वो सारे एक्टिव हो गए और उन्होंने इस पर फैसला लिया कि इस पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। 2021 में सरकार आती है आंग सान सूकी की। उसके बाद वापस से म्यांमार के गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का कि आप जो 2016-17 में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हिंसा हुई थी उस पर एक्शन लिया जाए। जब ये बात म्यांमार की सेना को पता लगती है कि पूरा देश उनके खिलाफ हो रहा है और जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ के खिलाफ हो रहे हैं कि इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, तो वहाँ की सेना क्या करती है, ये डिक्लेयर कर देती है कि जो आंग सान सूकी की सरकार, जो म्यांमार की गवर्नमेंट की जो सरकार आई है, ये इलेक्शन फ्रॉड से आई, कि उनके इलेक्शन में कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। इलेक्शन फ्रॉड बताने के बाद वहां की सेना वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर देती है। अब हम पहले म्यांमार का हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें पहले क्या हुआ करता है। 1948 में जाके म्यांमार आज़ाद हुआ था। उसके कम से कम 60 साल तक यहाँ पर सेना का शासन रहा। यहाँ का संविधान, जैसे अगर हम भारत और म्यांमार की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लिखा था, लेकिन जो म्यांमार का जो संविधान है वो वहाँ की आर्मी ने लिखा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यांमार की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जितने भी इंडिया के ईस्ट में आने वाले जितने भी देश हैं, उन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिनका उन्होंने नाम दे रखा है आसियान। अब इन आसियान में 10 मेंबर काउंसिल है जो 1967 के अंदर बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। आसियान बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसके लिए जाना जाता है कि जो भी कोई डिस्प्यूट या कोई भी ट्रेड की 10 देशों के बीच में होगा तो ये लोग आपस में हर साल उस चीज के लिए एक मीटिंग करेंगे और उस चीज को सॉल्व करेंगे। इस साल की प्रेसिडेंसी आसियान कंट्रीज की ब्रुनेई कर रहा है, जो खुद एक इसका मेंबर है। उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब ये लोग म्यांमार में जाके वहाँ की कमांडर इन चीफ मिंग एंग हलिंग से जाके बात करेंगे और इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं इसके अगेंस्ट हैं, जैसे कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इस चीज़ के अगेंस्ट है कि जिसने 2016-17 के अंदर इतनी बुरी तरीके से वहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों को मारा था, आप उसी के साथ बातचीत करने एक लेवल टॉक करने जा रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में कि इंडिया एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मेंबर नहीं है। जो 10 देश हैं उसमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन आसियान ने जो डिसीजन लिया है कि वो वहाँ की म्यांमार की सेना से बात करने के लिए एक पीस टॉक करेगा, तो उसमें इंडिया का समर्थन है, लेकिन बाकी देशों का उसमें समर्थन नहीं है, जैसे यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इसमें किसी का भी समर्थन नहीं है, लेकिन इंडिया इस चीज़ का समर्थन कर रहा है। तो पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इंडिया इस चीज़ का समर्थन क्यों कर रहा है। क्योंकि इंडिया की ट्यूनिंग जो वो म्यांमार के साथ बहुत अच्छी है। इंडिया के 4 स्टेट्स का बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। 2018 के 69th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को इंडिया ने आसियान को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। और जब इंडिया में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करी थी, जिसमें उनका कहना ये था कि अगर इंडिया अपने ईस्ट में पड़ने वाले सारे कंट्रीज के साथ अगर रिलेशंस अच्छा रखता है तो वो जल्दी डेवलप्ड हो सकता है। इसका रीजन बेसिकली ये था क्योंकि इंडिया का मैप अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें वेस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, नॉर्थ में देखें तो चाइना आता है और साउथ में देखें तो श्रीलंका और मालदीव्स आता है। तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि अगर हम अपने ईस्ट में पड़ने वाली जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे तो इंडिया जल्दी डेवलप हो सकता है। इंडिया का व्यवहार उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक अपडेट किया था, एक बदलाव किया था, जिसका उन्होंने नाम रख दिया था
एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें भी बेसिकली यही था कि मतलब जितने भी हमारे ईस्ट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का रिलेशंस अच्छा रहे, जितना भी ट्रेड रहे वो सब इंडिया का बहुत अच्छा रहे। तो 24 अप्रैल को ये डिसाइड हुआ था कि म्यांमार की सेना के साथ आसियान कंट्रीज अपनी पीस लेवल टॉक करेगी और उसमें वहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए थे। जो NPR न्यूज़पेपर है उसने इस न्यूज़ को कवर किया कि साउथ एशियन लीडर्स कॉल फॉर इमीडिएट एंड टू वायलेंस इन म्यांमार। मतलब म्यांमार में बढ़ रहे इस वायलेंस को कम करने के लिए आसियान उनसे जाके बात करे। अब 24 अप्रैल को आसियान के हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर जो बात हुई थी उसमें मेजर 5 इनिशिएटिव पॉइंट्स लिए गए थे जो म्यांमार में बढ़ रही हिंसा को कम करने के लिए या वहाँ की सेना से बात करने के लिए रखे गए थे। तो बेसिकली 5 पॉइंट्स थे हमारे: कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, विजिट, स्पेशल एनवॉय, ग्रांट और एंडिंग वायलेंस। जो म्यांमार के लोग हैं वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि इसमें कहीं भी इन 5 पॉइंट्स में ये डिस्कस नहीं किया गया है कि जो उनकी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आंग सान सू की को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें उनके फेवर में कोई भी चीज नहीं बोली गई है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ कैसा है। Recently, last year, India to deliver Myanmar's first ever submarines as both nation heightened maritime cooperation. इंडिया ने म्यांमार को अपनी पहली सबमरीन गिफ्ट करी थी INS सिंधुवीर। जो मेजर रिलेशन है इंडिया और म्यांमार के बीच में वो है मल्टी मॉडल कलादान प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल हावड़ा के अंदर वहां से बे ऑफ बंगाल होते हुए हम म्यांमार जाएंगे और म्यांमार से बाय रिवर कलादान रिवर से हम म्यांमार बॉर्डर और वहां से बाय रोड हम मिजोरम आइजॉल तक। ये एक मल्टी मॉडल कलादान प्रोजेक्ट था जो इंडिया और म्यांमार के बीच में स्टार्ट किया गया था। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि अगर हम मैप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते हैं अगर हम इंडिया का, तो उसमें आपको दिखाई देगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स। अब उसमें आपको ये रेड सर्कल में जो चिकन नेक दिख रहा है इसको हम बेसिकली कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो डिस्टेंस है ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, काफ़ी सेंसिटिव जोन है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अभी कुछ टाइम पहले कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे लिपुधरा लिपू लेक वाले डिस्प्यूट को लेकर। भूटान से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, लेकिन बांग्लादेश जो दूसरा पाकिस्तान है उसका कभी कोई भरोसा नहीं है वो कब पलट जाए। इंडिया ने ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ये जो 22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर हम इसको हटा दें तो जितनी भी कनेक्टिविटी होगी हमारी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ वो पूरी बंद हो जाएगी। चाइना भी कहीं ना कहीं यही प्लान कर रहा है कि कैसे ना कैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो कैप्चर कर ले और उसके बाद इंडिया का जितना भी पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला वो उसको उससे अलग कर दें। क्योंकि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें मोस्टली टाइम वहाँ पे आप देखते होंगे अफस्पा लगा रहता है कि मतलब आर्मी हमेशा टाइट प्रोटेक्शन के साथ रहती है और जो असम वाले लोग हैं वो बोडोलैंड है वो अपने देश की अलग मांग करते हैं और जो नागालैंड वाले लोग हैं वो नागालैंड वो अपने देश की अलग मांग करते हैं। अरुणाचल में आए दिन चाइना कोई ना कोई डेवलपमेंट करता ही रहता है। द वे अहेड, अब आगे क्या होगा? अब हमें देखना होगा कि जो म्यांमार की जो जनता है वो आसियान की इस कमांडर लेवल मीटिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई भी डिसीजन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर आंग सान सू की के फेवर में नहीं है। अब हमें आगे आने वाले टाइम में ये पता लगेगा कि क्या म्यांमार में से सेना का शासन हटेगा या वापस से वही शासन इमरजेंसी रूल लगा रहेगा। क्या आंग सान सू की को जेल से छोड़ा जाएगा, वो वापस से म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगी। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।